रिपीट करें, अगर लास्ट क्लास में हमने क्या किया था थोड़ा डिस्कस करें। जी एहसन ताज। सर लास्ट क्लास में मेरी लाइट चली गई थी, मैं वो देख रहा था अभी आपकी वीडियो लेक्चर्स में सिमेट्रिकल वाले। चलो जो भी है, मतलब प्रोटेक्शन में अभी तक आपको क्या समझ आया है? सर प्रोटेक्शन में एक ये समझ आया कि सर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन शॉर्ट डिवाइस। सर्किट, शॉर्ट सर्किट में, जी हाँ सर। जी। जी सर, शॉर्ट सर्किट में जो प्रोटेक्शन है सर, उसमें ये है कि हमारी जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस है जो यूजुअली हम अब सर्किट ब्रेकर्स ही यूज़ करते हैं सर, वो जब एक्सेस मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट जाने से पहले पहले उसको ऑफ होना चाहिए, मतलब उसके 3 साइकिल्स से सही। हमने पढ़े थे कि जो हाई वोल्टेज वाले हैं वो विद इन 3 साइकिल्स ऑफ होंगे, और जो लो वोल्टेज है वो 5 to 20 साइकिल है सर शायद। सही। अच्छा ये बताओ कि जी मेथड सर। क्या है हमारे पास अभी तक, क्या मेथड क्लियर हुआ है कि शॉर्ट सर्किट हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्या प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करेंगे? आइडिया? जी सर। सर वो दो मेथड थे, एक तो ये था कि हम मैक्सिमम वो शॉर्ट सर्किट का करंट फाइंड आउट करेंगे जिसमें ब्रेकिंग कैपेसिटी और मेकिंग कैपेसिटी होगी। ये तो कैलकुलेशन वो और करंट की मैग्नीट्यूड के बारे में, मेथड पूछना चाह रहा हूँ, मेथडोलॉजी क्या होगी, क्या प्रोसीजर क्या होगा? जी सर। सर वो सबसे पहले उसमें बताया था आपने इंटरनल वोल्टेजेस ऑफ सिमेट्रिकल मशीन्स और सिस्टम इम्पीडेंस बिटवीन मशीन वोल्टेज एंड फॉल्ट, ओके, दो मेथड्स। ठीक हो गया। अच्छा ये बेसिकली जो अभी तक हम मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो जो मेथड है शॉर्ट सर्किट कैलकुलेट करने का, वो बेस करता है आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट थ्योरम के ऊपर, कि हमने इम्प्लीमेंट करना होता है, कैलकुलेट करना होता है कि फॉल्ट लोकेशन के ऊपर हमारे पास जो थेवेनिन इम्पीडेंस क्या आ रही है पूरे नेटवर्क की, और उस वक्त उसके ऊपर वोल्टेजेस क्या है, थेवेनिन वोल्टेज या प्री फॉल्ट वोल्टेजेस क्या है, तो उसको यूज करके हम शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आज वही चीज हम देखेंगे, यहाँ कुछ इक्वेशंस वगैरह मैं आपको समझाऊंगा कि क्या मेथड है, क्या मतलब क्या उस चीज का बेसिक नेटवर्क के ऊपर, और फिर लेटर क्लासेस में हम उसी मेथड्स को एक्सपेंड करेंगे लार्जर नेटवर्क के ऊपर। ऑलराइट। अच्छा इसमें मैंने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो शॉर्ट सर्किट करंट की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें दो चीज़ों के एक्सपेक्ट्स हैं जो हमने इसमें चेक करने हैं। एक एक्सपेक्ट्स तो ये है कि हम ये चेक करते हैं कि फॉल्ट हमारा जनरेटर के पास आया है या जनरेटर से दूर आया है, तो उसकी जो करंट के बिहेवियर है उसको हमने कैलकुलेट करना है या अंडरस्टैंड करना है। और एक उसमें बिहेवियर ये चेक किया था कि अगर हमारे पास जो फॉल्ट का जो करंट है किस इंस्टेंट के ऊपर वो अकर होता है, मतलब जीरो क्रॉसिंग के ऊपर होता है तो क्या होता है, या 90 डिग्री या वट एवर द इंस्टेंट लेवल है उस पर क्या फर्क पड़ता है। उससे ये पता चलता है कि हमारे पास सिस्टम में डीसी कंपोनेंट आएंगे जो हमारे जो शॉर्ट सर्किट करंट के लेवल को एक तो इंक्रीज करते हैं बेस्ड ऑन द स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट करंट एंड द इनिशियल ट्रांजिएंट शॉर्ट सर्किट करंट। और हमारा जो टारगेट होता है शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट का, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करें, ताकि जो भी हम इक्विपमेंट या प्रोटेक्शन डिवाइस या जो भी डिवाइस हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी हम ब्रेकिंग कैपेबिलिटी और विदस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अगर बात करें उसको हम डिसाइड कर सकें और अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट जो है हम उसको चूज कर सकें। ठीक है। तो अभी जो मैंने पिछली लास्ट क्लास में एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें बताई थी तो वो नॉर्मल एक सिंप्लीफाई क्वेश्चंस थी क्लोज टू नेटवर्क यानी कि छोटे नेटवर्क के ऊपर अप्लाई की गई थी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हमने पूरे नेटवर्क के तौर पे अगर हमने एनालाइज करना है तो क्या हमें वो डिटेल इक्वेशन जो मैंने लास्ट क्लास में दिखाई है क्या उसे उसकी ज़रूरत है या नहीं है, या व्हाट आर द अदर मेथड्स टू कैलकुलेट इट। तो इन शॉर्ट जो ये है कि हमने थेवेनिन इम्पीडेंस या थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल्स के तौर पे हमने उसको सॉल्व करना है। अच्छा यहाँ पे जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो एप्लीकेबल है आपके पास 3 फेज शॉर्ट सर्किट के ऊपर विद और विदाउट ग्राउंड के लिए। और हम यहाँ पे जो कुछ अजम्पशंस लेते हैं जो हम डिफाइन करते हैं टू कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट। तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग द इफ यू वांट टू फाइंड द सब ट्रांजिएंट फॉल्ट करंट फॉर 3 फेज सर्किट so we assume some parameter। तो सबसे पहली assumption हमारे पास क्या है कि जो ट्रांसफार्मर्स होता है, जो ट्रांसफार्मर का जो मॉडल है हमारे पास, if we have this model,
तो इसमें यह होता है कि हम इसमें एक तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को निगलेक्ट कर जाते हैं और हम उसको निगलेक्ट करते हैं उसकी शंट एडमिटेंस जो कि नो लोड लॉसेस को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसके साथ हमने ये भी एजम्पशन को ले लेते हैं कि जो हमारे पास डी वाई फेज शिफ्ट जो है वो सिस्टम का वो उसमें अकर नहीं हो रहा। तो ये जो हमारे पास सिंपलीफाइड ट्रांसफार्मर है उसकी इम्पिडेंस को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वी हैव अ सीरीज रिएक्टेंस, सो दिस इज ओनली द एक्स ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड वी हैव अ ट्रांसफार्मर रेशियो। So for example, if we have a 110 kV system on this side and we have a 20 kV system on this side, तो ये हमारा सिंपलीफाइड शॉर्ट सर्किट मॉडल बन जाएगा ट्रांसफार्मर के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास अगर फॉल्ट हमारे पास 20 kV साइड है तो हमने इसकी तमाम की तमाम इम्पिडेंस को जो हाई वोल्टेज साइड है उसके ऊपर रेफर करना है 20 kV सिस्टम के लिए। Similarly, not only for transformer parameter, if we have a transmission line or whatever over here, for example here, so all the impedances need to be refer on this voltage side. This is very important to do that. क्योंकि थेवेनिन इम्पीडेंस का कॉन्सेप्ट यही है कि हमने उस इम्पीडेंस को देखना है जो फॉल्ट देखता है। ओके, और अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन लाइन। तो नॉर्मल जो ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल मैंने आपको बताया था वो हमारे पास होता है पाई मॉडल। तो पाई मॉडल में हमारे पास एक सीरीज एलिमेंट होती है आर, उसके अलावा हमारे पास सीरीज एलिमेंट में रिएक्टेंस आ जाएगा, तो वी हैव अ आर ओवर हियर एंड वी हैव अ जी एक्स ओवर हियर। सो वी हैव टू बसेस ओवर हियर एंड हमारे पास उसमें पाई मॉडल के अंदर शंट कैपेसिटर हम अटैच करते हैं एट बोथ एंड ऑफ द केबल। तो इस सूरत में जब हमने 3 फेज शॉर्ट सर्किट कैलकुलेट करना है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम जो है वो शंट कैपेसिटर्स को रिमूव कर देते हैं, वी डू नॉट ऐड देम, सो दे लाइक एन ओपन सर्किट। और इन सम केसेस इफ वी हैव अ मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज सिस्टम, तो उस सूरत में हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो मच लेस देन होती है एक्स के। तो क्वाइट ऑफन इट इज लेस देन 10 यानी कि 0.1 टाइम्स ऑफ एक्स, यानी 10 टाइम्स अगर छोटी है तो इस केस में हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी निगलेक्ट कर देंगे। तो फॉर शॉर्ट सर्किट मॉडल हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल बन जाएगा वो सिंप्लीफाइड होगा, सीरीज रिएक्टेंस से हम उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। So this would be our transmission line model. नेक्स्ट एलिमेंट जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो सिंक्रोनस मशीन का है। जो सिंक्रोनस मशीन मॉडल होता है वो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वी हैव अ जनरेटर ओवर हियर एंड वी हैव अ बस बार। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के इंटरनली दैट इज एग्जिस्ट, और उसकी सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस को जो हमने कल की लास्ट क्लास थी उसमें हमने इसको देखा था। तो इसका मॉडल कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि वी हैव अ वोल्टेज सोर्स ओवर हियर प्लस माइनस, यानी कि ये हमारा रेफरेंस सिस्टम है, and then we have reactance over here and then we have a bus bar. So here we can represent that reactance with the xt double dash. So that would be our short circuit model. इसमें हमने क्या क्या चीजें निगलेक्ट की हैं, एक तो आर्मेचर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया है, साइलेंसिंग जो सिस्टम होती है उसकी वाइंडिंग वगैरह वो सारी हमने निगलेक्ट की है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने जो उसको जो सैचुरेशन पार्ट है कोर का वो भी हमने निगलेक्ट किया है कि इसकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है वो लोड का होता है कि जितने भी नॉन रोटेटिंग इम्पीडेंस लोड है, नॉन रोटेटिंग का मतलब ये है कि एनी एलिमेंट्स अदर देन मोटर्स हमारा रोटेटिंग लोड है। मसलन आपके पैसिव लोड्स हो गए, घर के लाइट्स हो गई, ठीक है, कन्वर्टर्स मतलब उसमें आ सकते हैं, जो लो लेवल अप्लायंसेस है, एनीथिंग दैट डज नॉट इंक्लूड द एनी मैग्नेटिक फोर्सेस इनसाइड जस्ट लाइक मोटर्स। सो उसमें कोई भी वो एनर्जी जनरेट नहीं करते तो उसकी कंट्रीब्यूशन भी नहीं होती शॉर्ट सर्किट में, तो इस वजह से हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन सेकंड स्टेप ये है कि हमने जो इंडक्शन मोटर्स है उनको कंसीडर करना होता है, लेकिन वो भी उसी सूरत में जब उनका जो साइज है वो सिग्निफिकेंट हो। सो मोस्ट ऑफ द केसेस जो स्मॉल मोटर्स होती हैं, जो हाउस होल्ड की कह लें या नॉर्मल इंडस्ट्रियल स्मॉल मोटर्स हैं जो 50 हर्ट्ज पावर से कम है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर वो 10 kV सिस्टम्स के ऊपर है या हैवी इंडस्ट्रियल मोटर्स हैं तो वो हमें उसको कंसीडर करना होगा। तो मोटर का जो मॉडल है वो भी सिमिलर होता है सिंक्रोनस मशीन के। तो सो फॉर एग्जांपल वी हैव अ मोटर एंड वी हैव अ कनेक्टेड बस बार दिस वन। तो उसका जो
इंटरनल वोल्टेज है जो ईएमएफ जनरेट करता है, प्लस माइनस अगर उसको कह लें, और जो उसकी इंटरनल रिएक्टेंस है उससे हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो एक्स टी डबल डैश। ठीक है, सो इट विल हैव द सेम इक्विवेलेंट मॉडल एज ऑफ सिंक्रोनस मशीन। लेकिन अगेन वही वाली बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि हमारी जो जी एग्जम्पशंस हैं वो तमाम चीज़ों के मतलब तमाम केसेस में एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि मैंने मोटर की एग्जांपल आपको दी, और इसी तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लाइन है, फॉर एग्जांपल अगर लो वोल्टेज सिस्टम्स है तो उसमें जो हम रेजिस्टेंस जो है वो कंसीडर करना पड़ता है उसमें, क्योंकि उसमें जो रेजिस्टेंस होती है काफ़ी सिग्निफिकेंट होती हैं, और वो जो रिएक्टेंस है उसके क्वाइट प्रोपोर्शनली क्वाइट क्लोज टू इट, सो उसकी जो फॉल्ट लेवल करंट जो है वो काफ़ी रिड्यूस वो कर देते हैं, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर देम। लेकिन इन जनरल हमारे पास ये है कि हम ये अजम्पशन इसमें से इन केस टू केस बेसिस में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक जनरेटर सोर्स है, we have a transmission line and we have a passive load। तो अब जो डिस्कशन हम करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि हम इक्विवेलेंट थेवेनिन इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, या क्या मतलब क्या कैसे, और किस तरीके से हम फॉल्ट करंट को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमारे पास दो मेथडोलॉजी है। एक मेथडोलॉजी तो ये है कि हम सबसे पहले जो इंटरनल वोल्टेजेस हैं जनरेटर्स या मोटर्स के, जो वो जो मेन आपके पास सोर्स है फॉल्ट करंट की, वो हम फाइंड आउट करें। तो नॉर्मल जो फॉल्ट करंट है वो उन्हीं वोल्टेजेस के ऊपर बेस करता है, लेकिन ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इस सेंस में है कि हम अगर हमारे पास नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा जनरेटर सिस्टम्स होते हैं और उनके डिस्टेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं मेन फॉल्ट लोकेशन के लिहाज से, तो ये थोड़ा सा क्वाइट प्रैक्टिकली नहीं होता कि तमाम इंटरनल वोल्टेज जो है जनरेटर्स के वो हम नोन हो। और दूसरा ये है कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट्स होते हैं इंटरनल वोल्टेज वो वेरिएबल होता है इस सेंस में, अगर वो ऑप्टिमम पावर फ्लो या ऑपरेशन ऑफ नेटवर्क के दौरान वेरिएबल होता है। मसलन अगर आपने रेक्टिव पावर इन फीड करनी है, रिसीव करनी है, तो ये इंटरनल वोल्टेज जो होते हैं हर पावर प्लांट के वेरी कर रहे होते हैं, दे आर नॉट फिक्स्ड। तो जो भी स्टडी परफॉर्म करते हैं शॉर्ट सर्किट करंट की, तो दे डोंट नो कि इंटरनल वोल्टेज उस लम्हे क्या है, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट या कैलकुलेट द करंट बेस्ड ऑन द इंटरनल वोल्टेज। ठीक हो गया, तो इट इज़ मच बेटर इफ वी यूज द टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि फॉल्ट बस बार है उसके ऊपर अगर जो वोल्टेजेस हैं उसको हम यूज करके फॉल्ट को कैलकुलेट करें। तो अभी जो इक्वेशंस हैं वो हम उसको देख लेंगे किस तरीके से हमने ड्राइव किया है। सो बेसिक नेटवर्क है हमारे पास, यहाँ पे आप नोट डाउन करें जो आपका ये लोड है, दिस इज आवर नॉन रोटेटिंग लोड। जो नॉन रोटेटिंग लोड को हमने मॉडल किया है सिंपल आर एल लोड से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये ट्रांसमिशन लाइन मॉडल है। ट्रांसमिशन लाइन को मॉडल किया है सिंपल उसकी सीरीज इम्पिडेंस से, या रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस भी हो सकती है और सिंपल रिएक्टेंस भी हम कंसीडर कर सकते हैं। और एक हमारे पास जो जनरेटर है जो मेन सोर्स है उसको हमने रिप्रेजेंट किया इंटरनल इम्पिडेंस प्लस द सोर्स ऑफ द जनरेटर। तो ये बेसिकली लोड फ्लो की क्वेश्चन, अगर आप सिंक्रोनस रिएक्टेंस यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो स्टेडी स्टेट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप इसकी इंटरनल इम्पिडेंस में सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस को कंसीडर करेंगे तो यह आपका सब ट्रांजिएंट फॉल्ट करंट कैलकुलेट करने में आपकी इक्वेशन को एप्लीकेबल करेगा। ठीक है, तो अगर हम इस नेटवर्क के ऊपर किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करें ऑन दिस लूप, तो हमारे पास, या इस पूरे लूप में अगर बात करें, अगर अज्यूम करें ये स्विच ओपन है यानी कि दे आर नॉट क्लोज, तो इस सूरत में हमारे पास जो इक्वेशन क्या बनेगी, दैट वुड बी इंटरनल वोल्टेज Eg, ठीक है, प्लस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस लोड, दोनों केसेस में वो हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉल्ट वोल्टेज से, वी फॉल्ट, प्लस the voltage drop across this reactance, so we know the impedance of this transmission line जिसको आप external, यहाँ पे external का मतलब external circuit है, और ये जो elements है ये internal elements of the generator है, that's why we just differentiate between them। तो impedance times the steady state load current plus voltage drop
विदिन द नेटवर्क विदिन द जनरेटर। तो हमारे पास जो JXD डबल डैश यानी कि हम सब ट्रांजिएंट को कंसिडर कर रहे हैं इनटू लोड करंट। तो वी जस्ट अप्लाई द किरचॉफ करंट लॉ और इसमें से लोड करंट जो है वो कॉमन ले लें तो आपके पास तकरीबन ये पूरी इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इंटरनल वोल्टेज ऑफ दिस सिस्टम, वेरी सिंप्लीफाइड सिस्टम है, तो आपको अगर टर्मिनल वोल्टेज मालूम है जो कि लोड फ्लो रिजल्ट से फाइंड आउट हो जाएगा, और अगर आपको लोड फ्लो करंट अगर मालूम है जो हम गॉस साइडल या न्यूटन रेफरेंस मेथड अप्लाई करते हैं उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। So and then we already know the impedances of the network, so we can just simply calculate the internal voltage of the generator. ये आपका जो इक्वेशन है सब ट्रांजिएंट शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेशन में काम आएगी। अगर आपने ट्रांजिएंट शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करना है तो उस सूरत में आप जो जनरेटर की इंटरनल रिएक्टेंस जो है उसको ट्रांजिएंट रिएक्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, तो देन यू विल गेट द internal voltage during the sub transient period, and using this voltage you can calculate the current. इसी तरीके से अगर आपके पास मोटर है, ये तो आपके पास नॉन रोटेटिंग एलिमेंट्स है, तो मोटर भी जो है वोल्टेज सॉरी इंटरनल ईएमएफ वोल्टेज एग्जिस्ट करते हैं उसमें, और वो भी शॉर्ट सर्किट करंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो पैरामीटर जो इक्वेशन है उसी से रिलेटेड है। तो इसकी एक और सिंप्लीफाइड डायग्राम पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस दिस केस में हमारे पास अगर ये मोटर कनेक्टेड है एट दिस टर्मिनल, तो टर्मिनल जो है मोटर के टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई होंगे, और इस लूप पे अगर इस स्मॉल लूप के ऊपर अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो सप्लाई वोल्टेज अगर VT मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ दैट इज हायर, ये मोटर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे VF है तो यहाँ पे VF ले लें चलें। जो टर्मिनल वोल्टेज है मोटर के दैट इज द हायर वोल्टेज वो अप्लाई होंगे, एंड देन द करंट दिस इज द लोड फ्लो करंट IL, तो इस वोल्टेज का ड्रॉप JXDM, यहाँ पे M का मतलब मोटर है, उसकी सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस मैंने कहा था दोनों का मॉडल सेम होगा, प्लस EM ओवर हियर। तो ये आपके पास इसकी किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन आ जाएगी। तो यही चीज मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ पे ड्राइव किया है। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, क्योंकि जब हमने इंटरनल ईएमएफ वोल्टेज कैलकुलेट करना तो ये टर्मिनोलॉजी हम यहाँ से मूव कर सकते हैं ऑन द अदर साइड। सो द टर्मिनल वोल्टेज, इफ यू अप्लाई द टर्मिनल वोल्टेज, फॉर एग्जांपल दिस इज द मोटर सिस्टम, तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास अप्लाई हो रहे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये इंटरनल रिएक्टेंस है एंड देन वी हैव अ मोटर। तो वी टर्मिनल लोड करंट वुड बी इन दिस डायरेक्शन एंड देन वी हैव EDM double dash, and here we have EM. So we can calculate the internal voltage of the motor using this equation. Similarly, अगर आपने transient period में देखना है कि मोटर का जो वोल्टेज है वो क्या है, so you can use the same equation but by replacing the sub transient reactance with the transient reactance of the motor. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? जी जी हुज़ैफा, आवाज आ रही है आपको? जी उसामा बताइए, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। नहीं सर, क्लियर है सर। ठीक हो गया, चले। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि हमने फाइंड आउट करना है कि फॉल्ट करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरनल हमने स्टेडी स्टेट इक्वेशंस को यूटिलाइज किया। अब यहाँ पे सिचुएशन, यहाँ पे दो डायग्राम दिखाई है कि दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बिफोर द फॉल्ट एंड दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आफ्टर द फॉल्ट। और जो फॉल्ट लोकेशन है वो पॉइंट नंबर P के ऊपर है। यहाँ पे अगर फॉल्ट आ जाता है, ये जो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल वायर से, तो हमने कैलकुलेट करना है जो टोटल फॉल्ट है जो IF डबल डैश, वो डिपेंड करता है IG जनरेटर की तरफ से जो फॉल्ट करंट आ रहा है और मोटर की तरफ से फॉल्ट करंट आ रहा है। So using this steady state equation, so we have these two equations, one for the internal voltage of the generator and one is the internal voltage of the motor. So let's assume अगर इस equation को मैं ये वाली इम्पिडेंस है इसको दोनों साइड से डिवाइड कर दूं,
तो मेरे पास कुछ इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी अगर आप इसको फोकस करें। तो इसमें ये है कि जो एक्सटर्नल की इम्पीडेंस डिवाइडेड बाय द सब ट्रांजिएंट इम्पीडेंस ऑफ द जनरेटर, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में फैक्टर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो वी एफ है जिसको मैं टर्मिनल वोल्टेज कह रहा हूँ या प्री फॉल्ट वोल्टेज है पॉइंट पी के ऊपर, प्लस यहाँ पे आपके पास लोड फ्लो करंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो मोटर की इक्वेशन है इसमें अगर मैं एक्स डी एम से पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कुछ इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी कि आई एम डबल डैश डिवाइडेड बाई जेड एक्स डी एम डबल डैश प्लस द टर्मिनल वोल्टेज यानी प्री फॉल्ट वोल्टेज डिवाइडेड बाय द इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ द मोटर माइनस स्टेडी स्टेट लोड फ्लो करंट। अब इस डायग्राम को नोट करें, जो आफ्टर फॉल्ट लोकेशन वाली है कि उसमें अगर यहाँ पे पॉइंट पी के ऊपर हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो हमारे पास दो लूप्स बन जाते हैं, दो आइसोलेटेड लूप्स बन जाते हैं। यानी कि एक लूप हमारे पास ये बनेगा और एक लूप हमारे पास ये वाला बनेगा। ठीक है, तो इसके मुताबिक अगर हम फर्स्ट लूप को अगर नोट करें तो इसमें जो IG का जो करंट है वो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि IG हमारे पास है बराबर द वोल्टेज इंटरनल वोल्टेज EG डबल डैश डिवाइडेड बाय द समेशन ऑफ दिस टू इम्पीडेंस, क्योंकि सीरीज में आपके पास आ रही हैं तो एक्स डी प्लस यहाँ डबल डैश है जेड टी। तो ये हमारे पास जनरेटर की करंट की कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। ओके, तो इसी तरीके से जो ये वाला पार्ट है इसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास बराबर है जनरेटर करंट इक्वेशन के। सिमिलरली हमारा जो सेकंड लूप है उसमें हमारे पास जो वोल्टेज क्या बनेगी, जो आई एम की इक्वेशन अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो आई एम हमारे पास बराबर हो जाएगा इंटरनल वोल्टेज ऑफ मोटर डिवाइडेड बाय जे एक्स टी एम। तो ये चीज़ हम इसको इक्विलेट कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो अमाउंट ऑफ करंट, ये जो वैल्यू फैक्टर आ रहा है ये हमारे पास करंट है, शॉर्ट सर्किट करंट है दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द जनरेटर। तो अगर हमारे पास जो टोटल फॉल्ट करंट है इन दोनों करंट का समेशन है तो फॉल्ट करंट हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस टू इक्वेशंस। तो हमारे पास जो फॉल्ट करंट है वो डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं इफ हमें प्री फॉल्ट वोल्टेज मालूम है। तो बाय दिस हमें इंटरनल वोल्टेजेस जो हैं वो जनरेटर के कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें प्री फॉल्ट वोल्टेज मालूम है जो हमें लोड फ्लो रिजल्ट से मिल जाएंगे और हमें इम्पिडेंसेस मालूम है सिस्टम की। तो उस सूरत में हमने ये देखना है कि मतलब ऑल द पैरामीटर्स आर नोन ओवर हियर। अच्छा, दूसरी चीज़ एक चीज़ और नोट डाउन करें, जब आप टोटल फॉल्ट करंट होता है उसमें आपके पास जो लोड फ्लो का जो कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाता है दोनों का आपस से। तो इस सूरत में हमारे जो टोटली डिपेंड लोड फ्लो जो करंट है उसका कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता टोटल करंट के ऊपर। ऑल्दो दिस लोड फ्लो करंट जो है वो जनरेटर के कंपोनेंट में एग्जिस्ट या मोटर के कंपोनेंट में भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ आप दो चीज़ें देख सकते हैं कि एक चीज़ तो ये है कि हम एक मेथड अप्लाई करें। सबसे पहले यूजिंग दिस टू इक्वेशन we find the internal impedance internal voltages of the generator and base these two voltages using this equation, only this part. We calculate the generator current first and then the motor current, and at the end we just add them together to calculate the short circuit current. That would be the result of our calculation. और अदर वे अराउंड क्या है कि अगर हम प्री फॉल्ट वोल्टेज को यूज करें डायरेक्टली एट द फॉल्ट लोकेशन के ऊपर तो हम उससे डायरेक्टली भी फॉल्ट करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज हम देखना चाह रहे हैं कि अगर हम इसको थेवेनिन इम्पीडेंस के तौर पे, यानी कि बेसिकली हम जो एनालिसिस कर रहे हैं थेवेनिन इम्पीडेंस की कॉन्सेप्ट में आती है, थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम हम ये कहते हैं कि तमाम सबसे पहले हमने इसकी थेवेनिन इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी है एट द पॉइंट ऑफ पॉइंट पी। So simply what we can do, कि we have a voltage source, let's say the pre fault voltage at this bus पर, और ये हमारे पास fault current contribute करेगा during fault period। तो इस सूरत में सबसे थेवेनिन इम्पीडेंस क्या बनेगी, इन दोनों एलिमेंट्स का सीरीज कॉम्बिनेशन
और फिर इन दोनों का जो रिजल्ट है वो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, विच इज रिप्रेजेंटेड ओवर हियर. So equation would be the addition over here and then the parallel combination आपके पास कैसे निकलता है. तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 1 over r which is the total impedance, 1 divided by r1 plus 1 over r2. तो अगर इस इक्वेशन को अप्लाई करें हमारे पास जो थेवेनिन इम्पीडेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ आ जाएगी. सो एट द एंड जब हमारे पास थेवेनिन इम्पीडेंस आ जाएगी तो फॉर एग्जांपल एट t इज इक्वल टू 0 जब ये शॉर्ट सर्किट अकर होगा तो प्री फॉल्ट जो भी प्री फॉल्ट वोल्टेज है, चूंकि इनिशियली यहाँ पे जो वोल्टेजेस हैं ओपन टर्मिनल है तो यहाँ हमारे पास जो लोड फ्लो का रिजल्ट है प्री फॉल्ट वोल्टेज वही यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा. ठीक है, या आप यूं भी कह लें कि ऑब्वियसली हमारा थेवेनिन थ्योरम यहाँ पे प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे इंटरनल वोल्टेजेस क्या है. सो दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय द थेवेनिन इम्पीडेंस, सो वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द fault current over here. So we can see that this equation would be the same as we have derived over there. यहाँ पे अगर VF जो है कॉमन ले लें तो ये दोनों कंपोनेंट इन पैरेलल हैं टू ईच अदर, तो Z एक्सटर्नल प्लस XD के साइन के साथ प्लस 1 ओवर ZD M. तो इन दोनों कॉम्बिनेशन है जो आपके पास है वो Z थर्मल थेवेनिन के बराबर आ जाएगा. Okay, so we will get the same result either we use the internal voltage of the generator or either we use the Thevenin impedance method. जी बताएं, यहां तक बात क्लियर हो गई? यस सर. जी बताएं, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए. जी सर. जी बताएं. सर असाइनमेंट 2 से एक सवाल पूछना था. जी पूछिए. सर ब्रांच डेटा में हम सब्सट्रेक्टेंस की पर यूनिट वैल्यू कैसे निकालेंगे? सब्सटेंस की वैल्यू कैसे बेस निकालनी है? वैल्यू नहीं है उसकी. गिवन सी की वैल्यू गिवन है सर ना. उसमें जो ब्रांच डेटा में आर एक्स और बी, सर उसमें आर एक्स बी की वैल्यूज जो है ना वो पर यूनिट में लेनी है आपने कहा है, तो उसकी बी की वैल्यू पर यूनिट में कैसे आएगी? क्या होता है एडमिटेंस सब्सटेंस है ना बी, तो बी क्या होगा वाई. जी. इक्विवेलेंट मॉडल मैंने भी आपको बताया ना क्या मॉडल है. अगर आपके पास पाई मॉडल क्या होता है, यहाँ पे आर है, ये एक्स है, और जो केबल के पैरामीटर गिवन है डाटा शीट में बी गिवन है, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कीजिएगा तो ये पूरा फैक्टर आपका एक दिस साइड आ जाएगा, यानी कि बी डिवाइडेड बाय 2 एंड देन बी डिवाइडेड बाय 2. लेकिन जो डाटा शीट में आपको डिवाइड करने जो पैरामीटर आप डालेंगे मैटलैब के अंदर उसमें आपको डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है, वो सॉफ्टवेयर इंटरनली खुद ही करता है. सो इफ यू हैव अ बी सब्सटेंस तो वाई बेस से आप इसको डिवाइड कर दें, सिंपल. और y बेस आपका क्या है? सर तो वाई 1 बाय z बेस, और z बेस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? u स्क्वायर डिवाइडेड बाय s बेस. अब यहाँ पे u वोल्टेज क्या है? ये वो वोल्टेज जिस बस बार के साथ वो कनेक्टेड है. अगर बस बार वोल्टेज 20 kV है तो आपका 20 kV आ जाएगा. s बेस क्या होगा? s बेस आप डिफाइन करेंगे खुद, जो आपने अपने पूरे सिस्टम के लिए डिफाइन की, जो स्क्रिप्ट में भी आप गिवन करेंगे. जहां तक मुझे याद आता है उसमें एक पैरामीटर है MPC डॉट एस बेस, और उसमें आप उसकी यूनिट को डिफाइन करेंगे. वो उसके जो है यूजर मैनुअल है वहां देख लीजिएगा. दूसरी एक चीज ये भी नोट करेंगे, जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है तो उसकी कुछ एग्जांपल्स फाइल्स हैं. ठीक है, अगर मैं दिखाना चाहूँ, आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास यहाँ पे है कि नहीं.
अच्छा मैट पावर है, तो लेट मी चेक। ये मैट पावर का आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। मैट पावर के बेसिकली मेन फोल्डर है जहाँ इंस्टॉलेशन हुई हुई है। तो यहाँ पे अगर आप डॉक में जाएंगे, नहीं एक तो मैनुअल में है, और ये कुछ एग्जांपल्स पड़ी हुई डाटा के अंदर। तो लेट मी चेक इफ आई यूज केस 5, दिस इज द 5 बस सिस्टम। ये 5 बस सिस्टम है आपके पास, ठीक है, ये देख लें। तो नोट डाउन करें कि यहाँ पे ये जो पैरामीटर है, सॉरी ये वाला, आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है, इस पैरामीटर को यहाँ पे जो डाटा आप डालेंगे ये इसकी बेस MVA में होनी चाहिए। जो भी वैल्यू डालेंगे वो सॉफ्टवेयर MVA में कंसिडर करेगा। अगर यहाँ पे 10 लिखेंगे तो 10 MVA होगी, 1 लिखेंगे तो 1 MVA होगी। अगर आपने इसको कम करना है, किलो में रखना है, तो 0.1 या 0.01 इस तरह यूनिट चेंज करके आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बेस इसकी MVA ही होगी। सो दिस इज वेयर यू पुट द एसपीएस वैल्यू। आप ये तमाम एक्सरसाइज को देख लें। ये 5 बस सिस्टम है मेरे ख्याल से IEEE का, और इसमें उन्होंने किस तरीके से पैरामीटर इंसर्ट किए हैं, कैलकुलेट किए हैं, वो आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स जो हैं वो आपके पास पर यूनिट में रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड बी, यू कैन गेट दैट फ्रॉम द डाटा शीट। अच्छा, वोल्टेज लेवल पे किस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे देखें कोई भी आर्गूमेंट जो है वो वोल्टेज का नहीं गिवन, वो डिपेंड करता है किस 2 बस बार वोल्टेज के साथ वो कनेक्टेड है। सो हेयर इट इज नॉट नीड टू डिफाइन। अच्छा, अगर हम ये पहली लाइन की एग्जांपल लें, ये कनेक्टेड है बस बार नंबर 1 और 2 के दरमियान, ठीक है। तो 1 और 2 के दरमियान हमारे पास ये बसेस हमने यहाँ ऊपर डिफाइन की हुई हैं ओवर हेयर। तो ये 1-2 बसेस इन दोनों के दरमियान कनेक्टेड है। पहली नंबर बस जो है वो आपके पास मेरे ख्याल से 2 का मतलब PQ बस है या PV बस है, मेरे ख्याल से PQ बस है। और 1 का मतलब आपका क्या है, ये जरा देख लीजिएगा मुझे, टाइप, ये टाइप है, PQ बस है, PV बस है, ये सर उसका मतलब ये 1 का मतलब PQ है, 1 का मतलब PQ है, और 2 का मतलब PV है। PV है, ठीक है। तो वी हैव PV बस एंड PQ बस, ठीक है। तो इस सूरत में जो वोल्टेज की जो अगर आप बात कर रहे हैं कि वोल्टेज वो क्या लेता है, तो ये जो बेस वैल्यू का पोर्शन है 1 2 3, तो 1 2 और 3। अच्छा, यहाँ पे नोट डाउन करें कि ये जो 1 2 के दरमियान जो एलिमेंट है वो इसने इस बस में मेरे ख्याल से ट्रांसमिशन लाइन लिया है कि जनरेटर लिया है, ट्रांसफार्मर लिया है। एनी हाउ, इसमें जो वोल्टेज इसने डिफाइन नहीं किया हुआ सही तरीके से, इसको देख लीजिएगा, 1 2 3 चौथे पे आ रहा है, 1 2 3 और चौथे, ठीक है, सही किया हुआ। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो बेस वोल्टेज है 230 है फॉर बस बार नंबर 1, और फॉर बस बार नंबर 2 आल्सो 230, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर ट्रांसमिशन लाइन है, दोनों एंड अगर आपके हैं, दोनों के सेम उस पे वोल्टेज लेवल होने चाहिए। तो आप जो सिस्टम जो लेगा, जो Z बेस जो लेगा 1/y बेस के, वो लेगा इस एग्जांपल के मुताबिक 230 kV का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 MVA। so this is what how they calculate the best Z base, ठीक है। आप इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपने पैरामीटर्स जो हैं वो यहाँ पे इंसर्ट कीजिएगा, ठीक है। ठीक है। और सर जिस बस बार पे कोई लोड कनेक्ट नहीं है उसको भी हम PQ बस कंसिडर कर लें? जिस बस बार पे के कुछ नहीं डेटा पे। कनेक्टेड, सिंपल ट्रांसमिशन लाइन है, यस दैट वुड बी PQ बस, ठीक है, दैट वुड बी PQ बस। एनीथिंग एल्स? और सर जनरेटर तो इसमें एक ही है हमारे पास ग्रेड का, तो सिर्फ ग्रेड में आएगा, ग्रेड जी, की वो ग्रेड की डिटेल्स बस आएंगी पर होगी, जनरेटर दैट में। वुड बी स्लैक बस, उसको बस नंबर 1 आप कंसीडर करें। बस की इंडेक्सिंग तो की हुई है, उसके मुताबिक देख लीजिएगा। सो दैट इज कॉल्ड स्लैक बस, उसकी टाइप 1 रखिएगा, और 2 रखिएगा। क्या है स्लैक बस की, क्या 3 है, क्या है? सर 3 है स्लैक। ठीक है, उसको 3 रखिएगा।
ओके, ठीक है। कुछ और सवाल पूछना है किसी और ने? चले ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।